नमस्कार, मैं हूं अशोक राज। आप सबका इस अल्बिडो आईएएस चैनल में स्वागत है। आज जो प्रश्न है, महात्मा गांधी और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर में शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति सोच में क्या अंतर था। ये यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। इसके पहले भी पूछा गया कई बार है। 2023 में पूछा गया प्रश्न है, इसके पहले भी कई बार पूछा गया है। ये जीएस के फर्स्ट पेपर इतिहास से संबंधित है। साथ में इसकी महती भूमिका आपको निबंध में, एस्से में देखने को मिलेगी। अब सवाल इसको लिखना कैसे है, तो सबसे पहले हम इस पे समझेंगे क्या लिखना है। देखिए, लिखने का थीम क्या होता है। सबसे पहले गांधी जी और गांधी जी के साथ में कौन है, और टैगोर जी। टैगोर जी, इन दोनों का संक्षिप्त परिचय देना है। क्या देना है? संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय दीजिए, संक्षिप्त परिचय दीजिए इन दोनों में। हल्का सा 2-3 लाइन में संक्षिप्त परिचय, 4 लाइन अधिकतम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। इसके बाद में क्या करना है, दोनों में शिक्षा को लेकर क्या डिफरेंस थे, क्या मतभेद थे, इन शिक्षा को भी दिखाना है। दोनों में, गांधी जी में और टैगोर जी में, दोनों महान शख्सियत थे। इसके बाद में राष्ट्रवाद को लेकर, राष्ट्रवाद में दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई देता है, गांधी जी में और टैगोर जी में, इस पे आपको चर्चा करना है। अब ध्यान देना है कि शब्द सीमा कितना कह रहा है। 150 शब्द लिखा है या 250 शब्द लिखा है, या आगे भी कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। ये यूपीएससी की बात हो रही है। पीसीएस में भी इसी तरीके के प्रश्न रहते हैं, या और जगह भी एस्से में इसकी महती भूमिका देखने को मिलेगी आपको। तीसरे नंबर पे आपको लिखना है, ये राष्ट्रवाद हो गया। अब अंतिम में क्या लिखना है, इसका जो कंक्लूजन कर देना है, निष्कर्षता। निष्कर्षता ये कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है, आपको आंसर लिखते समय शब्दों का दोहराव नहीं होना चाहिए। ये यूपीएससी का डिमांड है। एक शब्द प्रयास करें एक ही बार आए। एक ही शब्द बार बार यदि आता है तो एग्जामिनर के दिमाग में अच्छा नहीं लगेगा, आपके भी दिमाग में अच्छा नहीं लगेगा। तो अब हम लिखना शुरू करेंगे कि कैसे लिखते हैं। यहां तक समझ में आ गया। दोनों में परिचय देना है। ये दोनों ज्यादा से ज्यादा लिखना है। इसको भी बहुत ज्यादा 3 लाइन में सिमटा देना है। 4 लाइन भी कर सकते हैं, तो ज्यादा नहीं। ये भी 3 से 4 लाइन, बीच वाले को थोड़ा सा ज्यादा। यहां तक क्लियर हो गया। इसको हटाते हैं। अब इसके बाद में हम लिखना शुरू करते हैं कि लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम यहां से आंसर अपना लिखेंगे कि महात्मा गांधी। तो पूरा महात्मा गांधी लिखने के बजाय हम लिख देते हैं गांधी जी। गांधी जी, महात्मा हमने हटा दिया। शब्द यदि दिया है 150 शब्द, तो ज्यादा शब्द नहीं। महात्मा गांधी लिखेंगे तो भी उन्हीं को इशारा है, गांधी जी लिखेंगे तो भी उन्हीं को। अगर 250 शब्द में कह रहा तो महात्मा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो गांधी जी और टैगोर जी, टैगोर जी। अब मैं लिखने नहीं चाहूंगा, मैं केवल बता देता हूं। गांधी जी और टैगोर जी चाहते क्या थे। गांधी जी और टैगोर जी दोनों शिक्षा को क्या देना चाहते थे, शिक्षा को ऐसा मानते थे कि शिक्षा मानव के कल्याण के लिए हो। शिक्षा किसके लिए हो? मानव के कल्याण के लिए हो। दोनों मानव मन और चेतन के विकास के लिए जरूरी समझते हैं। मानव मन और चेतन के विकास के लिए जरूरी समझते हैं।
दोनों का मानना एक ही था। तो गांधी जी और टैगोर जी दोनों के दोनों जो है अच्छे मानते हैं। अब गांधी जी लिखेंगे, गांधी जी और टैगोर जी के अनुसार शिक्षा मानव मन और चेतन के विकास के लिए जरूरी है। दोनों का मानना था, लिखेंगे यही, दोनों का मानना था शिक्षा का उद्देश्य यह बिल्कुल नहीं कि केवल पढ़ने लिखने से ही सीमित, केवल पढ़ने लिखने का ज्ञान होना या साक्षर होना शिक्षा नहीं। बस इतना ही लिखते 3-4 लाइन हो जाएगा, क्लियर हो गया। महात्मा गांधी और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा को मानव मन और चेतन के विकास के लिए जरूरी समझा। दोनों के अनुसार शिक्षा केवल साक्षर होने या पढ़ने लिखने तक ही सीमित नहीं, बल्कि उनका व्यवहारिक ज्ञान जो समाज कल्याण के लिए हो, अपने कल्याण के लिए, अपने कल्याण के साथ साथ समाज कल्याण के लिए भी हो, शिक्षा का मतलब है। तो इतना लिख दीजिए। अब इसके बाद लिखेंगे दोनों में अंतर क्या था। इतना लिखने के बाद में लिखेंगे दोनों में शिक्षा को लेकर अंतर। देखिए यहां ध्यान देना, हेडिंग नहीं लिखना है, अंडरलाइन कर सकते हैं, लेकिन पूरे आंसर में ज्यादा अंडरलाइन भी नहीं होना चाहिए, 5, 6 या 7 ज्यादा से ज्यादा, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। तो शिक्षा को लेकर अंतर, शिक्षा लिखिए, एक ही पेन से लिखना है, ध्यान देना, मुख्य रूप से एक ही ध्यान दिया जाता है। शिक्षा को लेकर अंतर क्या है? तो गांधी जी बुनियादी शिक्षा के समर्थक थे। गांधी किसके शिक्षा के समर्थक थे? गांधी जी, या गांधी लिख दे सकते, गांधी जी बुनियादी शिक्षा के क्या थे? समर्थक। अब ये बुनियादी शिक्षा इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर सकते हैं। बुनियादी शिक्षा कहिए या नई तालीम देना चाहते थे। बुनियादी शिक्षा मतलब क्या? नई तालीम। लेकिन अब ध्यान देना है, बुनियादी शिक्षा लिखे हैं तो नई तालीम ऐसे नहीं लिखना है, दोनों चीजें एक ही हैं। ब्रैकेट में ऐसा नहीं कि इसको लिख देना है, एक किताबी भाषा है, हम लोगों के पढ़ाने की भाषा। बुनियादी शिक्षा ब्रैकेट में लिख दिया नई तालीम, लेकिन आपको दोनों में से केवल एक ही लिखना है। एक जगह बुनियादी शिक्षा लिखें, फिर दोबारा कहीं आवश्यकता लगेगा आपको, यहाँ पे लिख रहे हैं निष्कर्षतः आ जाइएगा, तो नई तालीम की बात लिख दीजिएगा, तब बुनियादी शिक्षा नहीं। शब्द का दोहराव भी नहीं हुआ और आपका नए तरीके से लिखने की भी कुछ एक नया, कुछ मौलिकता आ गई है आपके लेखन में। तो गांधी जी क्या है? बुनियादी शिक्षा जो है देना चाहते थे। क्या देना? तो इतना समझ में आ गया होगा, बुनियादी शिक्षा देना चाहते थे। गांधी जी एक समग्र शिक्षा का वकालत करते हैं। कैसे शिक्षा का वकालत करते हैं? समग्र शिक्षा का वकालत करते हैं। गांधी जी एक समग्र शिक्षा का वकालत करते हैं जिसमें या जो मानव को नैतिकता, व्यवहारिकता एवं जन कल्याण की भावना से प्रेरित हो, जिसमें जन कल्याण हो, मानव शिक्षा में क्या हो? जन कल्याण हो, नैतिकता हो, बौद्धिकता हो, इन सब की बात हो। तो गांधी जी के अनुसार ये था। यहां तक क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज, गांधी जी पे क्या लिखेंगे? गांधी जी पे लिखेंगे कि गांधी जी क्या करते थे? गांधी जी का एक मत था कि वो जो ब्रिटिश शिक्षा है, औपनिवेशिक शिक्षा, तो औपनिवेशिक शिक्षा के कटु आलोचक थे। औपनिवेशिक शिक्षा, ये औपनिवेशिक शिक्षा के क्या थे? आलोचक थे। आलोचक। गांधी जी औपनिवेशिक शिक्षा के आलोचक थे। आलोचक मतलब वो नहीं चाहते थे कि औपनिवेशिक शिक्षा या ब्रिटिश शिक्षा इस प्रकार से भारत में हावी हो। गांधी जी अपनी
अपनी भाषा पर, मातृभाषा पर, अपने देश की शिक्षा पर ज्यादा बल देते हैं। अब औपनिवेशिक शिक्षा के आलोचक क्यों थे? गांधी जी का मानना था, अब देखिए लिखने का दो तरीका, एक तो गांधी को पूरा पहले लिख दीजिए, उसके बाद जो है टैगोर को लिख दीजिए, या तो दूसरा लिखने का तरीका हो सकता है कि गांधी जी इस शिक्षा के कटु आलोचक थे, वहीं टैगोर जी अपनी परंपरागत ज्ञान के साथ ब्रिटिश शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा के अधिक निकट थे, अधिक उसको ज्यादा मानते थे। गांधी जी मशीनों एवं प्रौद्योगिकियों के खिलाफ थे, वहीं टैगोर जी उसके पक्के समर्थक थे। अपने ज्ञान के साथ साथ, भारतीय ज्ञान के साथ साथ ब्रिटिश ज्ञान को, अंग्रेजी ज्ञान को, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को अधिक महत्व देते हैं। तो एक तो ये लिख सकते हैं कि लिखते समय गांधी के अनुसार है, वहीं टैगोर के अनुसार है, गांधी के अनुसार है, टैगोर के अनुसार है, गांधी के अनुसार है, टैगोर के अनुसार है, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा लिखने का क्या तरीका है कि एक पूरा पहले गांधी को लिख दीजिए, फिर उसके बाद में टैगोर को लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बीच में ऐसे अंडरलाइन, जैसे बीच में एक खड़ी पाई खींच दिया जाता है, जैसे हाई स्कूल में या इंटर में इस प्रकार के बच्चे करते हैं। एक तरफ गांधी की शिक्षा, दूसरी तरफ जो है टैगोर की शिक्षा, ऐसा भी लिख सकते हैं। कोई गलत नहीं, सब सही है, बस आपके पास तथ्य होने चाहिए, ठोस तथ्य, और साथ में शब्द का दोहराव नहीं होना चाहिए। संक्षिप्त 150 शब्द कह रहा है, 150 शब्द से कम ही में लिखें। सारगर्भित मैटर, अच्छे मैटर होने चाहिए। तो गांधी जी औपनिवेशिक शिक्षा के क्या थे? आलोचक थे। गांधी जी का मानना था कि इस शिक्षा ने, औपनिवेशिक शिक्षा ने जो है, पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीयों के मन में हीनता की भावना ला दिया है। भारतीय इससे अपने शिक्षा के बजाय, अपने ज्ञान के बजाय ब्रिटिश सरकार के ज्यादा प्रशंसक हो गए हैं। क्लियर हो गया? गांधी जी के अनुसार था, वहीं टैगोर के अनुसार, टैगोर अपने शिक्षा के साथ साथ, भारतीय शिक्षा के साथ साथ, परंपरागत शिक्षा के साथ साथ ब्रिटिश शिक्षा को, यानी कि औपनिवेशिक शिक्षा कहिए या अंग्रेजी शिक्षा के अधिक निकट है, उसको अधिक उसको ज्यादा लाना चाहते हैं। गांधी जी के अनुसार अगर देखेंगे, गांधी जी मशीनरी और प्रौद्योगिकी के समर्थक नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि ये आए, उसके आने से जो अभी देश में क्या है, स्थितियां बहुत दयनीय थी, उसके आने से बेरोजगारी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, और बेरोजगारी बढ़ने से लोगों में भुखमरी जैसी, और भारतीय जो है फिर पुनः ब्रिटिश के प्रशंसक हो जाएंगे, मानसिक रूप से गुलाम हो जाएंगे। गांधी का मानना था कि मानसिक रूप से हम लोग गुलाम कैसे थे? मानसिक रूप से गुलाम थे अंग्रेज के, बाकी वही मानसिक रूप से हम लोग सुधर गए, बाकी जन आंदोलन हो गया, हम लोग वास्तव में गुलामी की जंजीर से छूट करके आ गए अपने देश की स्वतंत्रता में। तो एक तो गांधी के अनुसार है। अब दूसरी चीज अगर लिखेंगे, गांधी नई तालीम देना चाहते थे, तो टैगोर जो है शिक्षा को एक साधन के रूप में जोड़ रहे हैं। टैगोर जो है अपनी अगर शिक्षा की बात करेंगे टैगोर को लेकर के, टैगोर जो बुनियादी शिक्षा है, इनका मानना था कि शिक्षक को जो है, जो स्टूडेंट है यानी कि विद्यार्थी, शिक्षक को विद्यार्थियों को उनके मनोवृत्ति को समझने की जिज्ञासा होनी चाहिए, उसके बारे में जानने की उत्कंठा होनी चाहिए। शिक्षक को विद्यार्थी को समझने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, ताकि वो विद्यार्थी के, छात्र एवं छात्रा जो भी है, विद्यार्थी के जिज्ञासा को समझ करके कि वो किस प्रकार की पढ़ाई करना चाहता है, कैसे पढ़ाई करना चाहता है, जिज्ञासा को समझ करके उसको शिक्षित करने का प्रयास करें। टैगोर कहते थे कि
जो इसकी शुरुआती शिक्षा है, बेसिक शिक्षा, उसको उसके स्वाध्याय में ही दिया जाए, उसी के अनुसार दिया जाए। और खास करके जो रचनात्मक शिक्षा है, टैगोर का कहना है, जो रचनात्मक शिक्षा है, उस रचनात्मक शिक्षा को क्या करना चाहिए? रचनात्मक शिक्षा को उसके प्राकृतिक वातावरण में ही विकसित किया जाए, टैगोर का मानना है। अब गांधी जी जो है, गांधी जी अपना एक समग्र शिक्षा की बात करते हैं, समग्र शिक्षा की बात करते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा दोनों में क्या डिफरेंस थे। हालांकि कुछ समानताएं भी हैं, गांधी और टैगोर में कुछ समानताएं भी हैं। इन समानताओं के भी बारे में हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो थोड़ा सा अगर समझेंगे तो दोनों जो है व्यक्ति के वास्तविक विकास की बात करते हैं। दोनों का शिक्षा जो है, चाहे जैसा हो, व्यक्ति के वास्तविक विकास का बात करता है। दोनों की शिक्षा, दोनों जो है अपने शिक्षा को मातृभाषा से जोड़ना चाहते हैं। दोनों यानी कि टैगोर जी और गांधी जी मातृभाषा से जोड़ना चाहते हैं। दोनों का मानना है कि मानव के विकास के लिए और शुरुआत में जो शिक्षा की देनी चाहिए वो मातृभाषा में, ताकि वो अच्छे से समझ सके और उसका अपने मातृ के प्रति लगाव भी हो। यहां तक क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज अगर बात करते हैं गांधी के अनुसार, तो कुछ है कि नहीं? गांधी जी जो है ये क्या चाहते थे? गांधी जी का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा ने कहीं न कहीं भारतीयों के मन में हीनता की भावना ला दिया है। पश्चिमी शिक्षा में व्यवहारिकता की कमी है, व्यवहारिकता के साथ साथ अनुभवों की भी कमी। तो इसका मतलब पश्चिमी शिक्षा में व्यवहारिकता और अनुभवों की कमी होने से कौशल विकास में कमी आ जाती है। और भारत में आप भी आज भी जान रहे, पहले भी भारत में युवा ज़्यादा, और युवाओं को कौशल देना है, कौशल विकसित करना है। जब तक कौशल का विकास नहीं होगा, इसलिए आज एक कौशल योजना भी चल रहा है भारत में, भारत सरकार चला रही है। तो जो पश्चिमी शिक्षा है उसमें व्यवहारिक ज्ञान की कमी, वो बल्कि पश्चिमी शिक्षा कैसा है? केवल सैद्धांतिक है। केवल कैसा है? सैद्धांतिक है। उस सैद्धांतिक से काम नहीं चलेगा। व्यवहारिक के साथ साथ, व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ अनुभव की भी आवश्यकता होनी चाहिए। अगर इनकी कमी होगी तो मानव के विकास में जो कौशल हो रहा है, कौशल में कमी आ जाएगा। क्लियर हो रहा? तो दूसरी चीज अगर बात करेंगे, टैगोर की बात करेंगे। टैगोर देखिए अपने परंपरागत ज्ञान के साथ साथ ब्रिटिश ज्ञान को यानी कि अंग्रेजी ज्ञान को ज्यादा तवज्जो देते हैं, ज्यादा बात करते हैं। वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर अधिक ध्यान देते हैं टैगोर ने इसके लिए शांति निकेतन में, कोलकाता में है शांति निकेतन, तो कोलकाता के शांति निकेतन में संगीत का, नृत्य का, संगीत के साथ साथ, नृत्य के साथ साथ अगर देखेंगे कला के क्षेत्र में अनेक संगीत, कला, नृत्य, इन सब शिक्षाओं के साथ साथ विज्ञान प्रौद्योगिकियों का भी वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपना सृजन किया। एक संस्था भी डाले शांति निकेतन में, तो लिख सकते हैं टैगोर जी शांति निकेतन में, कोलकाता के शांति निकेतन में, या कोलकाता नहीं लिखे, केवल लिख दे शांति निकेतन में कला, संगीत, नृत्य शिक्षा के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा पर भी जोर दिया। ये भी लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, जितना मैं बता रहा हूँ इतना बहुत ज़्यादा। टैगोर का मानना था कि शिक्षा प्रणाली कठोर अनुशासन नहीं होना चाहिए। कठोर अनुशासन में शिक्षा प्रणाली बच्चों में ठीक नहीं, बल्कि कठोर अनुशासन के बजाय बचपन में स्वाध्याय पर जोर दिया जाना चाहिए। उसकी शिक्षा को, उसकी जो रचनात्मक शिक्षा है उसको प्राकृतिक, उसके वातावरण में विकसित किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ये टैगोर का मानना है। और उनका ये भी कहना है कि बच्चों को, शिक्षक को समझने की एक प्रवृत्ति, एक कल्पनाशील होना चाहिए। जो शिक्षक है कल्पनाशील होना चाहिए बच्चों को, ताकि समझ सके। ये हमने पहले बता दिया।
गांधी ब्रिटिश शिक्षा के आलोचक थे। गांधी ब्रिटिश शिक्षा के आलोचक थे। तो ब्रिटिश शिक्षा क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि उनका मानना था कि ब्रिटिश शिक्षा में, हमने बता दिया, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। ब्रिटिश शिक्षा जो होता है समाज के लोगों को एक नहीं करता, बल्कि उनको क्या करता, अलग करता है। दोनों को क्या कर देता, अलग, दोनों अलग अलग रहे। तो हमारे भारत में एक होने की भावना होनी चाहिए थी। तो दोनों में इस शिक्षा को लेकर के अंतर है। तो आप अपने शब्द में लिखने का प्रयास करेंगे, कैसे हमको लिखना है, ध्यान देना है, ठोस पॉइंट लिखना है। यहां तक क्लियर हो गया। अब दूसरे पर हम चर्चा करते हैं। दूसरा हमारा जो होगा राष्ट्रवाद को लेकर होगा। अब राष्ट्रवाद में क्या रहेगा? अब दूसरा चीज हम देखेंगे कि राष्ट्रवाद को लेकर क्या था। तो राष्ट्रवाद को लेकर क्या है, तो अब इसमें हम देखेंगे गांधी के अनुसार, गांधी जी के अनुसार लिखना ऐसे शुरू करेंगे। गांधी जी के अनुसार, गांधी जी क्या चाहते थे? गांधी जी का जो राष्ट्रवाद है, गांधी जी का राष्ट्रवाद वो कैसा था? वो भारतीय केंद्रित था। गांधी जी का राष्ट्रवाद, गांधी जी का राष्ट्रवाद भारतीय केंद्रित था। भारतीय केंद्रित था। गांधी जी का ऐसे लिखेंगे, गांधी जी का राष्ट्रवाद भारतीय केंद्रित था। अब ये भारतीय केंद्रित के नीचे अंडरलाइन, इंपॉर्टेंट लग रहा है ये शब्द इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो गांधी जी का राष्ट्रवाद भारतीय केंद्रित था। यहां तक क्लियर हो गया। अब यही इतना नहीं, अगर इसके आगे लिख लेंगे तो राष्ट्रीय केंद्रित था, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब गांधी जी क्या चाहते थे? गांधी जी भारतीय परंपराओं एवं संस्कृतियों के, गांधी जी क्या चाहते थे? भारतीय परंपराओं और संस्कृतियों के अधिक निकट थे। वो भारतीय परंपरा और संस्कृति को अधिक तवज्जो देना चाहते थे, अधिक उनको मानते थे। पश्चिमी सभ्यता को, पश्चिमी संस्कृति को कम। यहां संस्कृत आ जाएगा, राष्ट्रवाद में क्या है? संस्कृत शब्द आ जाएगा। तो भारतीय परंपराओं के अधिक निकट थे, अधिक निकट। और क्या लिख सकते हैं? और पश्चिमी संस्कृति के में कम, पश्चिमी संस्कृति में कम। भाई संस्कृति ही राष्ट्रवाद का विकास करती है। अगर जितनी संस्कृतियां हम लोगों का है, इस तरीके का राष्ट्रवाद में भी एक भूमिका, एक कड़ी है। राष्ट्रवाद अपने में एक व्यापक विचार है ना, सभी जानते हैं, राष्ट्रवाद टॉपिक में पढ़े होंगे। तो इतना हो गया। लेकिन अब यहीं पे लिखेंगे टैगोर जी का, वहीं टैगोर जी का राष्ट्रवाद, टैगोर जी का राष्ट्रवाद। अब इनके आगे लिख सकते हैं, वहीं टैगोर जी का राष्ट्रवाद क्या कहता है। टैगोर जी का राष्ट्रवाद क्या कह रहा है, इस पे लिखेंगे 2 लाइन में। टैगोर जी का राष्ट्रवाद क्या है? परंपरावादी कम। ये परंपराओं के अधिक निकट है, इनका उल्टा है। ये परंपरावादी के कम निकट, पश्चिमी सभ्यता के अधिक निकट है। ये इनका जो राष्ट्रवाद है ये भारतीय केंद्रित था। इनका राष्ट्रवाद जो है वसुधैव कुटुंबकम जैसा है, यानी कि पूरे पृथ्वी को, जितने लोग हैं सबको एक राष्ट्र के रूप में देखते हैं। पूरे पृथ्वी को एक राष्ट्र के रूप में, जितने पृथ्वी पर देश हैं सभी देश को एक राष्ट्र के रूप में देखते हैं। जबकि ये जो है भारत केंद्रित है। इनका राष्ट्रवाद जो है सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य और अहिंसा पर। इनका राष्ट्रवाद गांधी का जो है सत्य अहिंसा के साथ साथ विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से है, विदेशी संस्थाओं के बहिष्कार से है, विदेशी वस्तुओं, विदेशी संस्थाओं के बहिष्कार से है। तब धीरे धीरे राष्ट्रवाद का भारत में विकास होगा। लेकिन इनका है, टैगोर का, संपूर्ण
यानी कि पूरे पृथ्वी पर वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा पृथ्वी ही, पूरे पृथ्वी पर जितने देश हैं सबके सब राष्ट्रवाद, समग्र राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। यहां तक क्लियर हो गया। और यही इतना नहीं, गांधी की अगर राष्ट्रवाद की बात करेंगे, गांधी की एक पुस्तक आया था हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज पुस्तक में गांधी जी अपने हिंद स्वराज पुस्तक में कुछ बातें बताया है। इन्होंने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी थे उनकी कटु आलोचना किया। तो एक लाइन में लिख सकते हैं, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में, गांधी जी अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों और चरमपंथियों की आलोचना किया। उनके अनुसार क्या था कि देखिए, चरमपंथी नरमपंथी, अगर आप लोग अलग अलग रहेंगे, अलग अलग विचार रहेंगे तो राष्ट्रवाद नहीं आएगा। सबको क्या होना है, एक होना है, एक हो जाइए और एक हो करके क्या करिए, तब जा करके कुछ राष्ट्रवाद आएगा। और साथ में विदेशी वस्तुओं का जो है, विदेशी संस्थानों का क्या कर दीजिए, बहिष्कार कर दीजिए, तब भारत में एक राष्ट्र केंद्रीय हो जाएगा। गांधी का मानना था। वहीं टैगोर अपना दूसरा मत देते हैं। टैगोर का क्या कहना है, टैगोर कहते थे जो भारतीय विरासत है, क्या है, विरासत, तो ये भारतीय विरासत को पूर्व और पश्चिम के सेतु के रूप में जोड़ देखते हैं। फिर वही कहानी आ गया कि पूरा विश्व वाला इनके कहानी है कि पूरा विश्व जो है एक। तो ये तो टैगोर इतना आदर्शवादी दिख रहे हैं, इतना आदर्शवादी, 100% आदर्शवादी की बात करते हैं, ऐसा इम्पॉसिबल लगता है। अभी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी अभी वर्तमान में यही स्थिति है। कहीं पूरा विश्व के जितने राष्ट्र हैं, क्या चीन हमारे साथ आ सकता है, एक विचार रख सकता है, पाकिस्तान रख सकता है? अगर रखता तो युद्ध करके हमारे उतने क्षेत्र को क्यों अपने अधीन लेता? POK अक्साई चीन दे देता, अरे भाई हम लोग मित्र हैं, सब भाई भाई हैं आपस में। या यूक्रेन रूस का युद्ध क्यों होता, या फिलिस्तीन इजराइल का युद्ध क्यों होता? जब सब एक भावना इनका सोच ले लेते तो युद्ध काहे का? युद्ध नहीं हो सकता। तो ये तो आदर्श, 100% आदर्श की बात करते हैं। गांधी जी जो है अपने देश, एक देश की बात करते हैं, अपने देश की। भारत के लोग पहले एक हो, पहले तो भारत के लोग ही एक हो, विचार में, हर एक माने में। तो इन दोनों में इस तरीके का दिखाई देता है। गांधी जी एक चीज और देखेंगे, स्वशासन की बात करते हैं। भाई अभी हमारा देश गुलाम था तो हम लोग स्वशासन की बात करेंगे ही। गांधी जी स्वशासन की बात करते हैं। गांधी जी का राष्ट्रवाद स्वशासन यानी कि स्वराज्य पर केंद्रित था, जो सत्य और अहिंसा के माध्यम से देश को क्या कराना चाहते थे, स्वतंत्र कराना चाहते थे गांधी जी। ये लिख सकते हैं। और आगे क्या लिख सकते हैं, इनकी विशेषता जो है कुछ इस तरीके की है। गांधी जी की विशेषता कि वो कमजोर जो वर्ग है, कमजोर वर्गों को क्या करना चाहते हैं, उत्थान करना चाहते हैं, उनको उठाना चाहते हैं और सबको एक साथ में ला करके करना चाहते हैं ताकि सबका एक साथ विकास हो। गांधी जी ये भी आदर्शवादी, महान आदर्शवादी। तो सबके दोनों का मत लगभग में इस तरीके का है, सबका थोड़ा थोड़ा मत में डिफरेंस आएगा। तो इस तरीके के लिख सकते हैं, ज़्यादा लिखने का आवश्यकता नहीं, इतना ही लिखेंगे तो बहुत हो जाएगा। अब एस्से की बात अगर है, एस्से में ऐसा नहीं कि यही इतना ही लिखेंगे, एस्से तो बहुआयामी होता है, उसको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, प्रशासनिक हर एंगल से जोड़ करके लिखना है। चाहे 2-2, 3-3, 4-4 लाइन लिखेंगे तो भी बहुत हो जाएगा। एस्से क्लियर हो रहा है? तो इतना अगर देखेंगे। अब इसके बाद में अंत में लिख देंगे, अतः निष्कर्षता ये कहा जा सकता है, अतः निष्कर्षता ये कहा जा सकता है, गांधी जी ने अपने राष्ट्रवाद को आकार देने के लिए, गांधी जी ने अपने राष्ट्रवाद को और शिक्षा और राष्ट्रवाद को, ऐसा दे सकते हैं, शिक्षा और राष्ट्रवाद को आकार देने के लिए, शिक्षा को आकार देने के लिए बुनियादी शिक्षा। अब बुनियादी शिक्षा एक बार लिख दिए थे, अब यहाँ पे नई तालीम लिख सकते हैं। शिक्षा को आकार देने के नई तालीम तथा राष्ट्रवाद को आकार देने के लिए व्यवहारिक की बात करते हैं, व्यवहारिकता की बात करते हैं, अहिंसा पर ध्यान केंद्रित करते हैं,
वहीं टैगोर के क्या कर रहे हैं कि पाश्चात्य शिक्षा पर, पाश्चात्य शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मशीनरी के अधिक समर्थक दिखाई देते हैं। हालांकि टैगोर का सार्वभौमिक दृष्टिकोण दिखाई देता है, सार्वभौमिक दृष्टिकोण दिखाई देता है, जबकि गांधी का कैसे दिखाई देता है, व्यवहारिक दृष्टिकोण दिखाई देता है। गांधी का व्यवहारिक दृष्टिकोण दिखाई देता है और इनका कैसा दिखाई देता है, सार्वभौमिक। इस सार्वभौमिक पूरा विश्व की एक बात कर रहे हैं। तो 2 लाइन में लिख सकते हैं इस तरीके की, 3 लाइन में, लेकिन ठोस कि निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि गांधी अपने राष्ट्रवाद को आकार देने के लिए व्यवहारिकता के अधिक निकट, जबकि टैगोर अपने राष्ट्रवाद को आकार देने के लिए सार्वभौमिकता के अधिक निकट है। गांधी शिक्षा में नई तालीम लाना चाहते हैं, जबकि टैगोर शिक्षा में क्या लाना चाहते हैं, शिक्षा में एक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आधुनिक मशीनों के अधिक समर्थक हैं। ये लिख सकते हैं बस अंत में। लेकिन ध्यान देना है शब्द का दोहराव कम हो। इसी पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। तब तक मिलते हैं अगले क्लास के लिए। जय हिंद।